चलिए, हमने अभी तक आपका जो है हाइट्स एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है ना? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और सबस्टैंडर्ड एंगल और क्लाउड का कॉन्सेप्ट हमने ये समझा है। अब हम छोटा-छोटा 2-4 प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली पीवाईक्यू पे चलेंगे, ठीक है? तो पहला सवाल, ए टावर, ठीक है, स्टैंड्स ओके। ये हमारा सवाल है कि एक टावर है, एक मिनट, इसको एक मिनट, ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलो। ये बोला है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, एक टावर है, ठीक है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 15 मीटर दूरी पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखना, ठीक है ना? तो टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो हाइट हमें निकालना है। तो ये सवाल ऐसा है कुछ, ये सवाल ऐसा है कुछ कि मान लो सवाल ऐसा है कुछ कि एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है और ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है, ये टावर है, ठीक है, ये टावर हो गया। अब ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है और ये फुट ऑफ द टावर है, ये फुट ऑफ द टावर मतलब टावर का निचली भाग, ठीक है। अब बोला गया है कि टावर से 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अब 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मतलब 15 मीटर दूरी, मान लो इधर, ठीक है, 15 मीटर दूरी पे बोला गया, मान लो उधर, ये हमारा 15 मीटर के दूरी पे बोला गया, ठीक है, ये हमारा 15 मीटर के दूरी पे बोला गया। ऑन द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टॉप ऑफ द टावर है, 15 मीटर दूरी से अगर हम टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला गया, 60 डिग्री। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, ये हमारा है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, और ये हमारा हो गया टावर। अब देखो इधर समझो बात को, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये तो हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ग्राउंड का कलर मान लो हम चेंज कर देते हैं, ग्राउंड का कलर हम मान लो ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। हाँ, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब जो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक टावर है, ये हमारा टावर हो गया ब्लू कलर वाला। अब बोला गया कि 15 मीटर दूरी टावर के फुट, फुट का मतलब टावर के जो नीचे बेसमेंट है या टावर जो जमीन पे खड़ा है, जो टावर हमारा जो जमीन पे ऐसा खड़ा है ना, उसको फुट ऑफ द टावर बोलते हैं हम लोग। वो फुट ऑफ द टावर जो है, और फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर के दूरी पे, ठीक है ना, 15 मीटर के दूरी पे आके अगर हम टावर
के ऊपरी भाग को देखेंगे, ठीक है ना, टावर के ऊपरी भाग को देखेंगे तो अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। इसमें देखो एक कंफ्यूजन आएगा कि आदमी खड़ा है या आदमी सो के देख रहा है। अगर आदमी सो के देख रहा है, अगर आदमी लेटा हुआ है, अगर आदमी ऐसा लेटा हुआ है तो आंख उसका ग्राउंड पे होगा, तो ये हमारा डायग्राम सही है। अगर आदमी खड़ा है, मान लो आदमी ऐसा खड़ा है, तब तो आंख ग्राउंड पे नहीं होगा, तो ऐसा देखेगा ना, ऐसा देखेगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तब ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। लेकिन क्योंकि आदमी का हाइट दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे आदमी का हाइट दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ है, और सीधा सीधी बोल दिया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे पॉइंट है, मतलब ग्राउंड पे पॉइंट ग्राउंड पे है, मतलब उसका आंख ग्राउंड पे है, ठीक है ना, और वो ग्राउंड से टावर के टॉप तक देख रहा है। देखो बस इतना, ये लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार लैंग्वेज समझ गया, डायग्राम सही बन गया, तो आपको और कोई फिक्र करने का बात नहीं है। तो इधर सीधा सीधी बोल दिया कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से हम टावर के ऊपर देख रहे हैं, मतलब हम लेटे हुए हैं, कोई स्नाइपर ही है, सोचो स्नाइपर लेटा हुआ है और वो टावर पे एम, बिल्डिंग के टॉप पे एम कर रहा, तो ऐसे एम करेगा ना ऊपर ऐसे, तो आंख तो उसका ग्राउंड पे ही हम मानेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, ये ग्राउंड ही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उसका, ठीक है ना, ग्राउंड ही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल देखो, हमने क्या बोला, आंख का जो हॉरिजॉन्टल है और उस हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखेंगे, जो एंगल बनता है उस, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जब वो ग्राउंड पे सोया है तो उसका हॉरिजॉन्टल, जब वो ग्राउंड पे सोया है तो उसका हॉरिजॉन्टल क्या है, उसका हॉरिजॉन्टल तो ग्राउंड ही हो जाएगा, ठीक है ना, उसका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ही हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसका तो ग्राउंड ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमको उतना सोचने का जरूरत, मतलब वो हमको क्लैरिटी होना चाहिए कि अब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया, ठीक है। बस अब हमको सॉल्व करना है। देखो हाइट ऑफ द टावर निकालने बोला जाएगा तो इसको एच मत ले लेना, एच से ना कंफ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि ना हमारा हाइपोटेन्यूज भी एच होगा, ठीक है ना। हाइट ऑफ द टावर को दिमाग में पी बना के रखना हमेशा, हाइट ऑफ द टावर मतलब पी, पी, पी बना के रखना, ठीक है। अब देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस कितना 15 मीटर, ठीक है, बेस 15 मीटर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें बोला गया कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको याद रखना है वो वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसमें ये देखो कि बी और पी और ये थीटा रिलेटेड कौन सा है। अगर तुम सही से देखोगे, अगर तुम सही से देखोगे इस चीज को, ठीक है, ऐसा है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला सिस्टम, ठीक है। एक, दो, दो, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया हमारा कॉस थीटा, ये हो गया हमारा टेन थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉट थीटा, ये हो गया हमारा सेक थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा। अब हमको पता है ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर लेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर अगर लेंगे तो हमें ये बी और पी ये दोनों हमें मिल जाए, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है, ये पी और बी दोनों रहने के लिए कौन सा है, तो वो है टेन थीटा और कॉट थीटा। तो अगर हम टेन थीटा लेंगे तो पी बाई बी, जिसमें हमें टेन 60 डिग्री का वैल्यू पता है, ठीक है ना, और बी का वैल्यू पता है। देखो ऐसा है सिस्टम, कुछ ऐसा है। अगर हम
tan 60 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p/b। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, b हमें पता है, तो p हमारा निकल जाएगा। अगर हम cot 60 डिग्री लिए तो हमें पता है b/p। ठीक है ना, b हमें पता है, cot 60 डिग्री हमें पता है, p हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो अब हम चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे? सीधा सीधे tan 60 डिग्री इक्वल टू p/b। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3। और p हमें पता नहीं, यही तो कैलकुलेट करना p, और b है हमारा 15। ठीक है, तो p हो जाएगा हमारा 15√3 मीटर। ये हो गया हमारा 15√3 मीटर। तो हमारा जो हाइट ऑफ द टावर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द टावर। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द टावर, ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द टावर। सिंपल है, फिर से समझो। एक टावर है, ये हमारा टावर है। ठीक है, ये एक हमारा टावर है। ये टावर स्टैंड्स वर्टिकली, खड़ा खड़ा हुआ है। हमेशा हमारा जितना भी प्रॉब्लम है ना, उसमें सब टावर स्ट्रेट खड़ा रहेगा, इंक्लाइंड कहीं नहीं रहेगा। इंक्लाइंड होगा तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा प्रॉब्लम, वो हमारा इसमें नहीं है। तो एक टावर वर्टिकली खड़ा है, और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, 15 मीटर अवे, 15 मीटर दूरी पे, मतलब एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड जो 15 मीटर की दूरी पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ हम लोग देख रहे हैं। तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, मतलब हम सोए हुए हैं। ठीक है ना, हमारा आंख जो है ग्राउंड पे है। ठीक है ना, उस ग्राउंड पे आंख जब रहेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड ही होगा उसका, और अब ऊपर की तरफ देखेगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। अब बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर जो है, कभी कभी भी हाइट ऑफ द टावर जो है ना, उसको h मत मानना, ई ही मानना, क्योंकि pbh में ना हमें दिक्कत होगा। ठीक है, हमेशा h ही मानना। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर p ले लेते हैं। और ये जो, अब देखो ये हमारा कंसर्न एंगल हो गया 60 डिग्री, कंसर्न एंगल हो गया ना, तो 60 डिग्री, और टावर सीधा सीधे खड़ा है, तो ये हमेशा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनेगा एंगल टावर का ग्राउंड के साथ। तो ये 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो लाइन है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बेस। उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बेस। तो बेस हमारा 15 मीटर हो गया। और h जो है हाइपोटेन्यूज है, याद रखना हाइपोटेन्यूज, h हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमारा दिमाग घुमाना है कि 60 डिग्री है और बेस दिया हुआ है, हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर लेना है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिससे हमें p मिल जाएगा, जिससे हमें p मिल जाएगा। तो हमने tan 60 चूज किया। हमने क्या चूज किया? tan 60। तो tan 60 हमें, tan थीटा हमें पता है, tan थीटा हमें पता है p/b कितना है? p/b। अब थीटा की जगह हम 60 डिग्री डालेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू p/b। p हमें कैलकुलेट करना है, b हमें पता है 15 मीटर। तो p इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 15 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इक्वल टू 15 √3। ये हमारा मीटर हाइट ऑफ द टावर हो गया। देखो, ये पहला सवाल रहा तो इसलिए इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन आप जब एक बार यूज टू हो जाइएगा, ट्राइंगल बनाओ 60 डिग्री 90 डिग्री बनाओ, पी बी एच लिखो और सॉल्व कर दो। ठीक है ना, ये सब तो हम बस आपको लिखवा रहे हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि हम रिलेटेड है। ओके, आई एम रिलेटेड, आई एम रिलेटेड। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, ये सब आपको वो पहले क्लास में, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो जाके देखिए। और ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, साइन कॉस टेन का वैल्यू तो हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है ना, देखो अभी अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ना सॉल्यूशन भी देख रहा हूँ। तो क्या होता है ना कि हमको tan 60 डिग्री √3 है, तो मैंने ऐसे आंख एक बार देख लिया, हाँ सही है बोल दिया, हाँ ठीक है, इसका तो मैं कॉन्फिडेंस हूँ। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको देखने को तो नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, तो आपको ना 100% श्योर होना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पूरा रटा रट रहना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए आपको मॉक्स बहुत लगाना पड़ता है, और मॉक्स लगाने का सबसे बेहतर है PYQ करो।
PYQ को 10 बार कर लो तो आपको कोई एग्जाम में हिला नहीं सकता, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये बेसिक सा सवाल था। अब एक और सवाल करते हैं बेसिक सा। ओके, देखिए अगले सवाल है हमारा, ठीक है ना। ये हमारा अगले सवाल है कि एक इलेक्ट्रिशियन है, एन इलेक्ट्रिशियन है, एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है ना, एन इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल। एक पोल है, पोल मतलब करंट का इलेक्ट्रिक पोल है। एक मिनट, ठीक है। चलिए, तो सवाल ऐसा है कि एक इलेक्ट्रिशियन है जो इलेक्ट्रिक पोल पे कुछ खराबी है और उस पोल का हाइट 5 मीटर है, ठीक है ना। ओके, पोल का हाइट 5 मीटर है। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole. पोल की ऊपरी छोर से 1.3 मीटर नीचे में वो फॉल्ट है, ठीक है ना। ये भी याद रखना। What should be the length of the ladder क्या होना चाहिए when inclined at an angle 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position, ताकि वो उस रिक्वायर्ड पोजीशन जो कि 1.3 मीटर टॉप ऑफ द पोल से नीचे 1.3 मीटर नीचे पे वो वायर या कुछ प्रॉब्लम है, वहां तक पहुंचने के लिए 60 डिग्री एंगल पे लेडर को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री इंक्लाइन रख के वो लेडर को रखना है। तो बताओ उस लेंथ ऑफ द लेडर क्या होगा। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, उस पोल के फुट मतलब पोल जो ग्राउंड में धंसा हुआ है उस पॉइंट से फुट ऑफ द लेडर और पोल के बीच में जमीनी अंतर कितना होना चाहिए, ठीक है ना। देखो इसको अगर हम डायग्राम में बनाते हैं तो ऐसा कुछ है, देखो। हाँ, ये एक पोल है, ठीक है। एक मिनट, ये हमारा एक ऐसा कुछ पोल है, ठीक है। ये ऐसा पोल है, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड है, राइट। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा हो गया पोल, ठीक है। अब ये पोल का ये मेन पॉइंट टॉप ऑफ द पोल, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इसमें बोला गया कि एक इलेक्ट्रिशियन है, उसे कुछ खराब हो गया है, वो ठीक करना है, ठीक है। कुछ खराब हुआ है। अब ये देखो, जो पोल का हाइट है, जो पोल का हाइट है, हमेशा पी लेना। हाँ, ये है 5 मीटर। पोल का जो हाइट है वो है 5 मीटर, टोटल हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द पोल। अब बोला गया कि टॉप पॉइंट से 1.3 मीटर, देखो सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ये टॉप ऑफ द पोल, इस टॉप ऑफ द पोल से 1.3 मीटर, ठीक है, 1 पॉइंट, ये हमारा 1.3 मीटर, ठीक है। इसको अभी पी मत लिखना, ये 5 मीटर, ठीक है ना, 1.3 मीटर। अब पी क्यों क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। आपको तो पता नहीं है, तो आप एक दो प्रॉब्लम करने से आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों नहीं पी लिखना है, बाद में क्यों लिखना है। अब बोल रहा है कि फॉल्ट यहाँ कहीं पे है, ठीक है, फॉल्ट यहाँ कहीं पे है जो कि 1.3 मीटर, जो कि 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। हाँ, अब एक इलेक्ट्रिशियन है, उसके पास एक सीढ़ी है, क्या है, उसके पास एक सीढ़ी है। अब उस सीढ़ी को करेक्टली यहाँ पे डालना है, इस पॉइंट पे, तभी जाके वो ठीक कर सकती है, ठीक है। उस सीढ़ी को करेक्टली इस पॉइंट में डालना है, तब जाके वो ठीक कर सकती है लेडर। और बोल रहा है कि जो लेडर है
वो हॉराइजेंटल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये लेडर जो है हॉराइजेंटल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। लेडर जो है ये हॉराइजेंटल है हमारा, ठीक है। ये हमारा हॉराइजेंटल है, हॉराइजेंटल जो कि ग्राउंड है। तो लेडर जो है, देखो स्टेटमेंट पढ़ो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, लेदर का लेंथ, जो सीढ़ी है उसका लेंथ क्या होना है, दैट शी शुड यूज, जो उसको यूज करना है, विच व्हेन इंक्लाइन, जब हम उसे इंक्लाइन करेंगे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इंक्लाइन करेंगे टू द हॉराइजेंटल। तो ये हमारा हॉराइजेंटल, इस हॉराइजेंटल से हम लेडर को 60 डिग्री, मतलब ऐसा है, देखो ये हॉराइजेंटल है, ठीक है। ये हमारा हॉराइजेंटल है, ये हमारा हॉराइजेंटल हो गया। अब इस हॉराइजेंटल पे एक और लाइन खींच देंगे तो इस दोनों का एंगल 0 हो जाएगा, लेकिन वही धीरे धीरे इस लाइन को खड़ा करेंगे तो थीटा हमारा बढ़ते जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे थीटा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि इस हॉराइजेंटल से लेडर को कितना डिग्री एंगल करने से 60 डिग्री होगा, ताकि हमें लेंथ करना पड़ेगा, ताकि जो इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ इलेक्ट्रीशियन लड़की है, ठीक है ना, सी, ताकि वो लड़की इस लेडर से चढ़ के इस पॉइंट में आके इसे रिपेयर कर सके, ठीक है ना। ओके, ठीक है। और एक चीज पूछा गया, क्या पूछा गया, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ये हमारा फुट ऑफ द पोल है और ये हमारा फुट ऑफ द लेडर है। तो फुट ऑफ द पोल से फुट ऑफ द लेडर कितने दूरी पे है रहना चाहिए, ये भी हमें निकालने बोला गया, ठीक है। ये भी हमें निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम ये जो लेंथ ऑफ द लेडर है इसको, हाइपोटेन्यूज है ना, h ले लेंगे हम, लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है। ये हमारा लेंथ ऑफ द लैडर हो जाएगा। और देखो ये कितना होगा P, देखो ये पूरा 5 मीटर है, और ये पूरा देखो, ये पूरा जो है, ये पूरा जो है 5 मीटर है ना, पूरा 5 मीटर है। और इस 5 मीटर से हम ये 1.3 मीटर माइनस कर देंगे, तो अब हमारा हाइट ये जो निकल के आएगा, ये 5 माइनस 1.3, 5 माइनस 1.3 कितना होगा, 3.7 मीटर, इतना ही होगा, ठीक है। तो अब हमारा P हो गया 3.7 मीटर, ठीक है। और ये हमारा बेस हो गया, ये बेस, और इसे हम और या तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल, इसे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फुट ऑफ द लेडर, डिस्टेंस बिटवीन द बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लेडर, ये बी, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब देखो इस डायग्राम को अगर हम नीटली बनाना है तो ऐसा कुछ है हमारा डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा P हो गया 3.7 मीटर, ठीक है। ये मीटर हमेशा लिखा करो, बाद में मैं बताऊंगा कहीं पे क्यों लिखना है। बी हमें कैलकुलेट कर, बी हमें पता नहीं, बी भी हमें कैलकुलेट करना है और एच भी हमें कैलकुलेट करना है, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसे हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। P हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, P हमें दिया हुआ है, ठीक है, P हमें दिया हुआ है, हमें B और H चाहिए, तो एक एक करके लो, पहले B निकाल लेते हैं। तो B निकालने के लिए हमारे पास क्या है,
हमें पता है ना tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस और sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये दो चीज हमें पता है ना। तो चलो पहले tan थीटा को लो, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3, परपेंडिकुलर हमारा 3.7 है और बेस हमें पता नहीं, तो ये क्रॉस, ये √3 के नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √3 इंटू बी इक्वल टू 3.7, तो बी हो जाएगा हमारा 3.7 बाई √3। ठीक है, ये मीटर बी निकल गया हमारा। अब हमें चाहिए बी, तो निकल गया हमारा, बी कितना हो गया 3.7 बाय √3 मीटर। अब हमारे पास पी भी है, बी भी, हमें एच चाहिए, तो हम साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसी से भी हम निकाल सकते हैं। तो साइन ले लेते हैं, तो हमारा साइन 60 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3.7 बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू एच इक्वल टू 3.7 इंटू 2। ठीक है, तो एच हो जाएगा हमारा 3.7 इंटू 2 बाई √3, तो 3.7 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 7.4 बाय √3 मीटर। तो एच, एच क्या है हाइपोटेन्यूज। तो देखो इसमें ना प्रॉब्लम क्या होगा ना, तुम्हारा एच का मतलब हाइट हाइट ऐसे दिमाग में आते रहेगा, तो तुमको एच को ना हाइपोटेन्यूज 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 बोल के सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एच हो गया हमारा लेदर, लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है ना, और बी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पोल एंड लेंथ एंड फुट ऑफ द लेडर। ठीक है ना, तो इस प्रॉब्लम से हमें ये पता चला कि जो लेडर का फुट होगा वो 3.7 बाय √3 मीटर दूरी पे होना चाहिए पोल के फुट से, और लेंथ ऑफ द लेडर होना चाहिए 7.4 बाय √3 मीटर। सिंपल रहा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो लैंग्वेज में लिखा है उसको लिखना आना चाहिए। देखो इसमें फंसेगा कहाँ पे आप, जो लेडर है व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉराइजेंटल, इसको पढ़ो अच्छा से, टू द हॉराइजेंटल बोल रहा है। ठीक है ना, तो एंगल 60 डिग्री टू द, तुम इसको 60 डिग्री क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये अगर ये होगा ना तो उसमें बोलेगा कि द लेडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द पोल, टू द टॉप ऑफ द पोल, टू द पोल फ्रॉम द टॉप, ऐसा बोलेगा। ठीक है, या टू द पोल ऐसा बोलेगा, तब हम यहाँ पे 60 डिग्री लेंगे। अब तो हमें हॉराइजेंटल बोल रहा है, और पोल तो हॉराइजेंटल नहीं है, ग्राउंड ही हॉराइजेंटल है, तो ये ऐसा होगा। ठीक है ना, अभी यही देखो सेम प्रॉब्लम को, ठीक है ना, अब इसमें देखो एक चीज देखो, हमारा जो ये, हम कॉपी कर लेते हैं, और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने ये जो डायग्राम है ऐसा हमने बनाया, क्या डायग्राम हमेशा ऐसा ही बनेगा, कोई जरूरी नहीं है कि डायग्राम ऐसा बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ क्यों। हाँ देखो, अब इस केस में हमने सोचा कि लेंथ ऑफ द लेडर कैसे रखा है। ठीक है ना, अब जरूरी नहीं कि हमेशा लेंथ ऑफ द लेडर ऐसा हो। देखो ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, और ये हो गया, और ये हो गया हमारा पोल, तो इस, ये हो गया पोल। ठीक है ना, और पोल के इस पॉइंट में कुछ खराबी है,
तो हमने क्या किया, इस तरफ लैडर को रखा। जरूरी नहीं कि इस तरफ भी रखेगा लैडर, हम इस तरफ भी रख सकते हैं लैडर को, ठीक है, इस तरफ भी रख सकते हैं। तब ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3.7 मीटर। सेम, कोई कोई बदलाव नहीं है, ठीक है ना। सेम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan 60 कितना है, √3। tan 60 कितना है, √3, ठीक है, tan 60 या √3। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 3.7 बाय बेस। अब इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस हो जाएगा 3.7 बाय √3 मीटर। सेम आया आंसर, कोई डिफरेंस नहीं है, देखो बेस, ठीक है ना। और sin 60 अगर लिखते हैं हम, sin 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, sin 60 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और sin 60 डिग्री कितना है, √3/2, और परपेंडिकुलर कितना है, 3.7, हाइपोटेन्यूज h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इक्वल टू 3.7 इंटू 2, तो h हो जाएगा 7.4 बाय √3 मीटर। तो वैल्यू सेम आएगा, ठीक है ना। तो आप लैडर, आप कोई भी ये वाला डायग्राम लेके करो या ये वाला डायग्राम लेके करो, जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो वो डायग्राम लेके आप करो, ठीक है। चलिए, इजी था प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये सवाल देखो तीसरा, और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस भी लिखते जाओ, ठीक है ना, क्वेश्चंस लिखो और इसका नोट्स बनाया करो। क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। तो इधर क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वर का हाइट दे दिया, अब हम उसका आंख ग्राउंड पे लेने नहीं सकेंगे, ठीक है ना। 1.5 मीटर टॉल इज एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 meter away from a chimney, is 28.5 meter away from a chimney। चिमनी का मतलब पता है, जहां से धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज में होता है, तो चिमनी भी एक टावर का जैसे होता है, ठीक है ना। द एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन, of elevation, the angle of elevation to the top of the chimney, to the top of the chimney, to the top of the chimney, the angle of elevation to the top of the chimney from her eyes, from her eyes is 45 डिग्री, 45 डिग्री है। तो बोल पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट क्या है हमें पूछ रहा है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, एक हमारा टावर हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा, इसको थोड़ा मोटा लाइन लेने से ही ठीक है, पहले ग्राउंड को मोटा कर देते हैं, अब इसको भी मोटा करके रखते हैं। चलो, अब ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है, और ये हो गया हमारा चिमनी
ठीक है, ये हो गया हमारा चिमनी का टॉप। ठीक है, और ये हो गया हमारा जो इंसान खड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, जो इंसान खड़ा है वो हो गया ये हो गया हमारा इंसान जो खड़ा। अब इसमें देखो, पहले केसेस में क्या बोलता था, ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट टॉप ऑफ द चिमनी, ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया हुआ, लेकिन अब देखो ऑब्जर्वर बता दिया 1.5 मीटर टॉल है, मतलब अभी ऑब्जर्वर का हाइट भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब ऑब्जर्वर का हाइट भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम, ऑब्जर्वर का हाइट हमें कंसिडर करना है। तो अब ये हाइट हो गया हमारा 1.5 मीटर, ठीक है, ये हाइट हो गया। और बोला गया ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर 28.5 मीटर दूरी पे खड़ा है, बोल रहा है 28.5 मीटर दूरी पे खड़ा है फ्रॉम द चिमनी, ठीक है ना, फ्रॉम द चिमनी। और द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से जो टावर का एंगल ऑफ, देखो एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा हमारा, एक हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब अगर इंसान सीधा सीधे देख रहा होता तो कैसे होता, ऐसा देख रहा होता, लेकिन अब इंसान जो है टावर के टॉप को देख रहा है, इंसान जो है टावर के टॉप को देख रहा है, ठीक है, इंसान जो है टावर के टॉप को देख रहा है, जो टावर के टॉप को देख रहा है इंसान, वो कितना एंगल पे है एलिवेशन, 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री। अब देखो इंसान का माथा जो है, जो इंसान का ये जो टॉप पॉइंट है, इसको हम उसका आंख समझ लेंगे। अब ऐसा मत समझना कि आंख माथा से थोड़ा नीचे है तो उसका डिस्टेंस, वो सब नहीं, उतना दिमाग नहीं चलाना, ठीक है ना, आंख मतलब माथा, ये टॉप पॉइंट उतना ही समझना है, ठीक है ना। तो ये 45 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तुम्हें पता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ठीक है, और ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और और ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द चिमनी, ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द चिमनी, ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है ना, राइट। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, बताओ हाइट ऑफ द चिमनी क्या है। अब ये जो डायग्राम है, ठीक है ना, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया है डायग्राम, इसी डायग्राम को फिर से एक और बार मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसी डायग्राम को एक और बार लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब तो तुम्हें पता हो गया हाइट ऑफ द चिमनी कौन सा है, लाइन ऑफ साइट कौन सा है, सब पता हो गया। अब ये सब लिखने का इतना जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो हाइट ऑफ द चिमनी भी पता है तुम्हें, तो ये हटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि हमें कुछ समझाना है इधर। अब ये जो 1.5 मीटर है, इसका मतलब ये भी हमारा 1.5 मीटर है ना, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सेम पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है। अगर ये 1.5 मीटर हुआ, इतना हमारा 1.5 मीटर हो गया, ठीक है, इतना हमारा 1.5 मीटर हो गया। अब बाकी अब हमें ये निकालना है, इसे मान लो P, बाकी ये P निकालना है हमें, ठीक है, और
इसे मान लो ये जो बेस तो ठीक ही है, ये हमारा बेस और ये बेस से ये दोनों बेस सेम होगा, सेम है ना। ये पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये बेस जो है 28.5 मीटर ही होगा। ठीक है, पी हो गया, बी हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और ये मान लो पर्सन का हाइट। ठीक है, इसे मान लो पर्सन का हाइट, या तो अब ऐसा नामकरण भी कर सकते हो, ए बी, बी तो आ गया ना, ये भी आ गया, एक्स वाई जेड लेते हैं। ठीक है ना, एक्स वाई जेड, और ये हो गया आर, और ये हो गया एस। ठीक है, तो अब हमें अगर जब हमें पी निकल जाएगा, हमें अगर पी निकल गया, ठीक है, हमें अगर एक मिनट, हमें अगर पी निकल गया, ठीक है ना, हमने अगर पी निकाल लिया तो पी प्लस 1.5 हाइट ऑफ द चिमनी हो जाएगा। तो हमारा हाइट ऑफ द चिमनी क्या है? हाइट ऑफ द चिमनी है पी प्लस 1.5 मीटर। ठीक है, तो हमें पी निकालना है, तो बस अब देखो ये ट्राइंगल लो, ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, एक ट्राइंगल बनाते हैं और एली ट्राइंगल, तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड लेंगे। ठीक है ना, देखो बी दिया हुआ है, पी चाहिए, तो हमारा क्या फॉर्मूला, 1045 डिग्री। 1045 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हमें पता है 1045 डिग्री 1 है, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है? 28.5। तो इधर से हमारा पी निकल गया 28.5 मीटर। ठीक है, तो अब हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो जाएगा? देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू पी प्लस 1.5 मीटर, जो कि पी कितना है? 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, कितना हो जाएगा? 33.3 मीटर। तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, सो द हाइट ऑफ द 28.5 प्लस 1.5, 33 नहीं 30 मीटर, 28, 29, 30, 30 मीटर, ये हमारा हाइट ऑफ द चिमनी हो गया। देखो लैंग्वेज कुछ भी हो, हमें ये बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं दो दो डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि शुरुआत में आपको लगे कि हाँ मैं कुछ पेंटिंग कर रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ, टॉपिक को समझ रहा हूँ, टावर कौन सा है, चिमनी कौन सा है, हाइट ऑफ द पर्सन कौन सा क्या है, ये चीज मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब एक और सवाल देखो, इफ द एंगल ऑफ elevation of the top of a building from a point 10√3 meter away from its base is 60 डिग्री। क्या बोला है? बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखने का जो एंगल बन रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट 10√3 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस,
मतलब बिल्डिंग का बेस से 10 √3 मीटर अवे से अगर हम देखेंगे बिल्डिंग के टॉप पे, तो वो 60 डिग्री एंगल पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग का हाइट निकालना बोला, तो पहले हम ग्राउंड बना लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड बन गया, ठीक है। ये हमारा बिल्डिंग बन गया, ठीक है। ये हमारा बिल्डिंग बन गया। अब सवाल ऐसा बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ये टॉप है, ठीक है ना, ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट 10 √3 मीटर, मतलब इधर, तो ये मान लो 10 √3 मीटर ये दिया हुआ, इतना दूरी से फ्रॉम इट्स बेस, मतलब बिल्डिंग का बेस से इज 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमें दिया गया 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें इसका हाइट निकालने बोला गया, ठीक है। तो इसमें तुमको डाउट आ सकता है कि इंसान खड़ा है या लेटा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इंसान खड़ा हुआ है ऐसा होता ना, तो बता देता क्लियरली कि इंसान खड़ा हुआ है, उसका हाइट इतना है, या तो बता देता कि इंसान खड़ा है, पर्सन इज स्टैंडिंग टॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द पर्सन भी बोल सकता है। क्योंकि ये दोनों चीज बोला नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि इंसान सोया हुआ है, लेटा हुआ है, ठीक है ना। और उसका आंख ग्राउंड पे है। उसका आंख जब भी ग्राउंड पे होगा तो ये हमारा ग्राउंड लेवल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, ये हमारा ग्राउंड, और ठीक है ना, ये हमारा ग्राउंड भी हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, और यही हमारा हॉराइजॉन्टल भी है, यही हमारा हॉराइजॉन्टल लाइन भी हो जाएगा, ठीक है। ये अब हमारा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री हो गया। तो अब ये जो P है, ये क्या होगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द P जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया हमारा, और जो 10 √3 मीटर है ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना, हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। तो हमको एच से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, एच से कोई मतलब नहीं है हमें। तो क्या करेंगे, सिंपल है, हम लेंगे 10 60 डिग्री। हम क्या लेंगे, हम लेंगे 10 60 डिग्री। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब 10 60 डिग्री कितना है, √3, और P हमें चाहिए, बेस है हमारा 10 √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P हो जाएगा 10 √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 10 × 3, तो ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, 30 मीटर, ठीक है ना। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब तो मैं लिख रहा हूँ हर चीज, तो आपको लगेगा कि इतना लंबा है, ये है वो है, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है ना। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये सारा जस्ट आपको मतलब थोड़ा वार्म अप है, वार्म अप, उसके बाद हम डायरेक्ट पीवाईक्यू में जाएंगे। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग between a kite and a point on the ground, and a point on the ground
द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में से काइट तक का जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, 50 मीटर का है। ठीक है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 मीटर। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल of 60 degree with the level of the ground, with the level of the ground। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड का लेवल से जो स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, इफ देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, इफ देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्लैक का मतलब ढीला, ढीला होने से तो स्ट्रिंग ऐसा एक लाइन पे नहीं दिखेगा ना, ढीला होने से ऐसा झुक जाएगा, तो इसलिए स्लैक नहीं है, ढीला नहीं है, टाइट है एकदम स्ट्रिंग। इफ देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, the height of the kite is तो हाइट ऑफ द काइट मतलब काइट ग्राउंड से कितना ऊपर पे है। ठीक है ना, तो ऐसा सोचो कि ऐसा देखो इस चीज को। ठीक है, ये हमारा काइट है और काइट से धागा ऐसा खींचा हुआ है। अच्छा, धागा हमारा ऐसा खींचा हुआ है, इसको ऐसा ही बनाओ। ठीक है, और ग्राउंड पे लगा हुआ है, और ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। देखो स्लैक का मतलब होता है ना, ये देखो ये जो हमारा स्ट्रिंग है ना अभी, ये स्लैक है। स्लैक का मतलब झुका हुआ है, ढीला है। तो इसमें सवाल में बोला जा रहा है ना कि स्ट्रिंग स्लैक नहीं है, तो हमारा स्ट्रिंग ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो हमारा ये स्ट्रिंग ऐसा नहीं हो सकता। तो इस केस में हमें कैसा स्ट्रिंग बनाना है, देखो ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है। तो काइट उड़ रहा है और स्ट्रिंग को ग्राउंड में रखा गया। हाँ, और बोला क्या गया, और बोला ये गया कि जो काइट है ग्राउंड से 60 डिग्री, जो स्ट्रिंग है, देखो द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल, क्या बोला, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड। तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है ना, स्ट्रिंग जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड। तो अब पूछा गया है, ये बताओ भाई, जो काइट है, काइट का हाइट क्या है ग्राउंड से। ठीक है, काइट का हाइट क्या है ग्राउंड से, ये हाइट हमें निकालना है। अब तुम मत मत पूछना कि काइट का हाइट यहाँ से नहीं होगा क्या, यहाँ से नहीं होगा क्या, यहाँ से नहीं, उतना नहीं देखना है। ठीक है ना, हमारे बस ये देखना है कि जहाँ स्ट्रिंग है मान लो वही काइट है हमारा, और इसका हाइट निकालना है। तो ये हमारा पी है, ये हमारा हाइट निकालना है। और क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, बिटवीन द बिटवीन ए काइट, ये काइट है, एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 50 मीटर। ठीक है, जो कि है हमारा h। ठीक है, तो हमें पूछा गया अब p निकालो। ठीक है, और ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा
बेस हो गया, ठीक है। तो देखो अभी हमको बेस से लेना देना नहीं है, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से लेना देना है। तो हमें पता है साइन, एक चीज हमें पता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2। परपेंडिकुलर मतलब ये हमें हाइट ऑफ द काइट कैलकुलेट करना, पी बाय एच, एच क्या हाइपोटेन्यूज वो है 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2p इक्वल टू 50√3, और p हो जाएगा हमारा 50√3/2। तो ये 225 जा कट जाएगा, ठीक है। तो p हो जाएगा हमारा 25√3 मीटर। तो ये हमारा हाइट ऑफ द काइट हो गया, सिंपल है। तो आपको देखो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन और प्रॉब्लम में सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आपको दिक्कत होगा ये लैंग्वेज समझने में, ठीक है ना। आपको लैंग्वेज को अगर आपको टफ करना है ना तो लैंग्वेज को घुमा देगा, बहुत सारा चीज दे देगा। एक पर्सन है उसका हाइट दे देगा, एक टावर है उसका हाइट दे देगा, उसके बगल में एक चिमनी है उसका हाइट दे देगा, इधर से इतना एंगल है उधर से इतना एंगल है, ऐसा हजारों डाटा दे देगा। तो आप वो डाटा बनाने के वक्त आप मिस्टेक कर जाइएगा। तो आपको ये लैंग्वेज समझना है और ये डायग्राम पे उतारना है। देखो इसको अगर हमको बनाना है तो हम उतना सोचेंगे भी नहीं, तो ऐसे हम ऐसे बना लेंगे सीधा सा, ठीक है ना। ये बन गया मेरा। अब ये हमें पता है 60 डिग्री लिखेंगे, ये 50 मीटर पता है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है साइन 60 डिग्री, तो हमें वो भी नहीं, हम लिखेंगे √3/2, और ये p/h लिखेंगे। तो p हो गया हमारा √3/2 इंटू h, बस आंसर निकल जाएगा हमारा इसमें से। और देखो बहुत सारा सॉल्यूशन में क्या करते हैं लोग, रेशियो में करते हैं। रेशियो में मत करना कभी भी, ठीक है ना। रेशियो में करेगा ना आप तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। रेशियो एकदम एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब आपको बस वैल्यू से के साथ आपके साथ बस डाटा का साथ काम करना है। मतलब ये 50 है, फिर ये 60 डिग्री है, तो फिर 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री को √3/2 लिखेंगे, तो इसको √3 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, 225 हुआ। तो देखो कैसा होता है, ऐसा होता है। देखो ये हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो हमें पता क्या है कि साइन 60 डिग्री √3/2 जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2। लेकिन हाँ, तो अब इसको लिखेंगे ऐसे 2:2। अब इसे लिखेंगे ऐसे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे 2:√3। लेकिन ये 2 नहीं है, ये कितना है, 50 है। तो 25 से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो इसे भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25√3। ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये तभी कर सकते हो जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है, सब चीज आता है, तो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ही करो, थोड़ा 10 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें आपको पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। इसमें आपको पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। ये कोई गलत मेथड नहीं है, लेकिन ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। जब आप बहुत एक्सपर्ट लेवल, मतलब आपका कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, आप बहुत प्रो लेवल के, आप एक टीचर लेवल के पहुंच गए हो, तो आप ये रेशियो वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हर जगह रेशियो लगा लगा के आप निकाल सकते हो आंसर। तो ये रेशियो इसलिए मैं नहीं समझा रहा, ये रेशियो तो आप खुद ही सीख जाओगे। जब आप रेशियो प्रोपोर्शन ये वो करोगे ना, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये थॉट भी आ जाएगा कैसे करना। लेकिन अभी आप मैथ समझो, ठीक है। इतना तो ये बेसिक मैंने समझा दिया आपको प्रॉब्लम का। तो आप ये बेसिक्स देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। 5 जो प्रॉब्लम है करा है, सब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये यूज टू हो जाए। हम नेक्स्ट क्लास में PYQ करेंगे, ठीक है ना, PYQ। और PYQ का ढंग से नोट्स बना लीजिए। PYQ अगर आप 10 बार सही से लगा लिए तो कोई भी सवाल आए PYQ के कॉन्सेप्ट्स में ही आएगा, ठीक है। चलिए, बाय।